हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और इविल डेड सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका थर्ड पार्ट, आर्मी ऑफ डार्कनेस। इसके भी डायरेक्टर हैं सैम रेमी और सैम ने इसे लिखा था अपने भाई आइवन के साथ मिलकर। इस सेकंड पार्ट के बाद की स्टोरी होगी और इसमें हमें वो देखने को मिलेगा जो सैम रेमी इविल डेड 2 में दिखाना चाहते थे। तो अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप उन्हें देख लो, तभी आप इसे समझ पाओगे। बाकी इसका नाम इविल डेड 3 क्यों नहीं है, इसका असली नाम क्या था, कितने झमेलों में ये फंसी थी स्टूडियो की वजह से, और ऐसी ही ढेर सारी बिहाइंड द सीन्स बातें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि ऐश एक पोर्टल के जरिए पहुंच गया था प्राचीन काल में, जहां के सैनिक उसे हीरो समझकर उसके सामने झुक गए थे। लेकिन इस बार प्लान में थोड़ा चेंज है। ऐश को वो बंदी बनाकर ले जा रहे हैं अपने किले पर, क्योंकि वहां के राजा लॉर्ड आर्थर को लगता है कि ऐश इनके दुश्मन राजा ड्यूक हेनरी का आदमी है। बात यह है कि इस धरती पर हैवान जाग उठा है और ऊपर से आर्थर और हेनरी के बीच में जंग मच गई, जिससे परेशानियां डबल हो गई। लेकिन फिलहाल हेनरी और उसके आदमियों को भी ये बंदी बना चुके, और जैसा कि आप देख सकते हो इन्होंने ऐश के हाथ से चेन सॉ भी उतार ली। अब यहाँ पर ऐश हमें एक रिकैप देता है पिछले पार्ट्स का, और ये रिकैप भी फिर से शूट किया गया है ऐश की बैक स्टोरी के साथ। ऐश एक स्टोर में काम करता था जिसका नाम था एस स्मार्ट, और उसकी टैगलाइन थी शॉप स्मार्ट शॉप एस स्मार्ट। लिंडा भी वहीं पर काम करती थी, और 3 मूवीज में हमने 3 अलग अलग लिंडा देख ली। सैम रेमी की कार में वो दोनों एक कैबिन में गए जहां पर उन्हें मिली नेक्रोनोमिकॉन। फिर वहां पर हैवान जाग उठा और उसने पोजेस कर लिया लिंडा को। उसके बाद ऐश का हाथ भी पोजेस हो गया था, तो ऐश ने एक चेनसॉ से उसे काट दिया। फिर बीच में काफी कुछ हुआ, लेकिन आखिर में शैतान को वापस भेजने के लिए एक पोर्टल खोला गया जिसमें ऐश भी खिंच गया और साथ में उसकी कार भी। कुछ इस तरह ये पहुंच गया 1300 एडी में, और ये पहले से उस किताब के मिसिंग पन्नों में छपा था। यानी कि हैवान ने किसी को पोजेस करके वो पन्ने फड़वा दिए होंगे ताकि कोई भी उससे छुटकारा ना पा सके, लेकिन होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। ऐशी वो चोजन वन है जो इन लोगों को बचाएगा, इसकी भविष्यवाणी सालों पहले कर दी गई थी उस किताब में लिखकर। यही बात वाइसमैन आर्थर को समझा रहा था, लेकिन वो नहीं समझा। उसे भी बंदी बनाकर वो ले चले मारने के लिए, और उसकी चेन से उठा ली वाइसमैन ने। वो उन्हें किले तक ले आए जिसके अंदर आर्थर का पूरा साम्राज्य रहता है। जनता उनके ऊपर पत्थर बरसा रही थी जो कि वैसे तो फेक थे, लेकिन ब्रूस का जेन्युइन रिएक्शन लेने के लिए सैम रेमी ने उनके ऊपर फेंक कर मारे थे आलू। वहीं पर एक शीला नाम की लड़की आर्थर से अपने भाई के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वो तो जंग में मर गया। ये सुनकर शीला ऐश पर गुस्सा उतारने लगी, और बच्चे तो काम पर लगे थे। वो उन्हें ले आए एक कुएं तक जिसके अंदर इन्हें फेंका जाएगा। यहाँ पर हेनरी और आर्थर एक दूसरे को जंग का दोषी ठहरा रहे थे, बस वही के पहले तूने शुरू किया। पर फिलहाल तो आर्थर की ही चलेगी। उसने हेनरी के एक सैनिक को कुएं में फेंकवा दिया, और अंदर से बाहर आया उसके खून का फव्वारा, जो कि इस फ्रेंचाइज का ट्रेडमार्क है। डर के मारे एक सैनिक भागने लगा तो आर्थर ने अपने क्रॉसबो से उसे मार डाला, और यहाँ पर सैम रेमी ने पीओवी दिखा दिया तीर का। अब ऐश का नंबर आते ही वो बुरी तरह घबराकर उन्हें समझाने लगा कि मैं हेनरी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन वो सुनने नहीं वाले। शीला ने एक पत्थर उसके सर में दे मारा तो सर चकराने से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पहुंच गया कुएं के मुंह पर। कुछ इस तरह उसे भी अंदर फेंक दिया, और पिछले सैनिक का कंकाल भी वहीं पर पड़ा था। वैसे तो वो जगह एकदम शांत थी, पर तभी अचानक पानी में से एक डेड निकल आई जिसने ऐश की पूरी शांति भंग कर दी। वो उसे पानी में भिगो भिगो कर अच्छी तरह धोने लगी, तो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ऐश ने फाइट बैक करके उन सब का मुंह बंद कर दिया। इसलिए आर्थर ने पुली की मदद से स्पाइक्स वाली दीवार चालू करवा दी। अब ऐश को जल्दी निकलना होगा, लेकिन डेड उस पर हावी थी, इसलिए ऐश ने उसे स्पाइक्स पर धकेल दिया, जिससे उसका कुछ बिगड़ा नहीं। तभी वाइसमैन ने ऊपर से चेनसॉ फेंक दी, जिसे बड़े स्टाइल में अपने हाथ से अटैच करके ऐश ने डेड की गर्दन उड़ा दी। ये देखकर पूरी जनता झूम उठी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ये किसी ने सोचा नहीं था। स्पाइक्स को करीब आता देख वो ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, तभी अचानक दीवार की आड़ में छुपा एक और डेड बाहर निकल आया। और आपको बता दूं कि पहले इस सीक्वेंस में सिर्फ एक ही डेड होने वाला था, ये बाद में ऐड किया गया। वो फुल स्पीड में ऐश की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए ऐश ने उसका हाथ उड़ा दिया, जो जाकर चिपक गया एक बुढ़ाऊ के मुंह पर। और ये देखकर ब्लैकस्मिथ को काफी मजा आया।
दिमाग लगाते हुए ऐश अपनी बेल्ट की मदद से चेन पर ही लटक गया, जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाता अगर डेडाइट उसका पैर ना पकड़ता। उसकी पकड़ छूट रही थी लेकिन डेडाइट की नहीं। तब उसके मुंह पर लाते बरसा कर वो ऊपर निकल आया और डेडाइट की बन गई चटनी। उसके ऊपर आते ही सभी डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये इंसान इनके लेवल से काफी ऊपर है। यहाँ तक कि आर्थर भी सहम चुका था। तब ऐश ने एक मुक्का मारकर उसे लंबा कर दिया और सबको बता दिया कि पावर में कौन है। सेनापति की तो डर के मारे आवाज भी नहीं निकली। ऐश ने हेनरी को भी फ्री कर दिया और वो खुश होकर वहां से निकल गए। इस गुस्ताखी पर आर्थर ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए तलवार निकाली, लेकिन तभी एक धमाका हुआ और उसकी तलवार हो गई आधी। ये कमाल था ऐश की शॉटगन का। Is my boomstick. अपनी गन के बारे में वो सबको बता रहा था और फ्लो में वो अपनी सेल्समैन वाली लाइन भी बोल गया। That's right. Shop smart. Shop S-smart. उन सबको सेट करके ऐश ने अचानक आर्थर की तरफ गोली चला दी, क्योंकि उसके पीछे था वो डेडाइट, जो कि इस बार तो चैन की नींद सो गया। अब पूरी जनता जान गई थी कि हीरो कैसा दिखता है, इंक्लूडिंग शीला। फिर तो उसकी अच्छे से खातिरदारी होने लगी, साथ ही शीला ने भी माफी मांग ली। अब वाइसमैन उसे बताता है कि अपने टाइम में वापस जाने के लिए तुम्हें नेक्रोनॉमिकॉन ढूंढकर लानी होगी, क्योंकि उसी के अंदर तरीका है और उसे ला सकते हो सिर्फ तुम, क्योंकि तुम ही हो चोजन वन। वो भी बातचीत ही कर रहे थे कि तभी अचानक एक मेड पोजेस हो गई। उसका कहना था कि तुम्हें कोई बुक नहीं मिलेगी, हम तुम्हारी आत्मा खा जाएंगे। बस ये बोलकर वो बेहोश हो गई। आर्थर उसके करीब पहुंच गया, जो कि वो चाहती थी, लेकिन वो उसे टच करता उससे पहले ही ऐश ने उसे रोक दिया, क्योंकि ये ड्रामा वो बहुत ज्यादा झेल चुका है। वो तो सीधा कह देता है कि कुल्हाड़ी लाओ, वही इसका इलाज है। चाल फेल होने पर उसने सीधा ही हमला बोल दिया और कोई भी उसकी टक्कर में नहीं था सिवाय ऐश के। बड़े स्टाइल में ऐश ने उसे बिछा दिया। वाइसमैन कहता है कि अगर वो किताब डेडाइट्स के हाथ में लग गई तो एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। तो फाइनली ऐश किताब लाने के लिए मान गया, लेकिन सबसे पहले वो गया वर्कशॉप में थोड़ी तैयारी करने। अपने स्किल्स की मदद से उसने एक मैकेनिकल हाथ बना लिया, जो इसका काफी हाथ बटाएगा। उसे इम्प्रेस करने के लिए शीला एक शर्ट लेकर आई थी, लेकिन ऐश उसके हाथ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लगा हुआ था अपने हाथ में। इसलिए अपना हाथ उसके मुंह पर छाप कर वो चलती बनी, लेकिन ऐश ने उसे पकड़ लिया और कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ उनका रोमांस। अगले दिन उसकी दी हुई शर्ट पहनकर वो निकल पड़ा। वाइसमैन ने उसे रास्ता दिखाकर बता दिया कि किताब मिलेगी एक कब्रिस्तान में, और उसे उठाने से पहले एक मंत्र बोलना होगा, क्लाटो वेराटा निक्टो, जो कि लिया गया है द डे द अर्थ स्टूड स्टिल से। वाइसमैन उसे बार बार रिपीट करने के लिए कहता है ताकि उसे याद रहे, लेकिन उसे दोहराने के बजाय ऐश गुस्सा होकर वहां से निकल गया। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, घोड़ा अपने आप रुक गया, क्योंकि सामने से आ रहा था इविल। वो पेड़ों को चीरता हुआ ऐश के पीछे लग गया और उससे बचने के चक्कर में ऐश एक डाली से टकरा कर घोड़े से नीचे गिर गया। फिर भी भागना उसने जारी रखा और ऐसे ही गिरते पड़ते वो पहुंच गया एक विंडमिल तक, जिसके अंदर जाकर उसने जान बचाई। इविल पूरी फोर्स से दरवाजा ठोक रहा था तो वो चिल्लाने लगा, लेकिन तभी अचानक माहौल शांत हो गया। अब इविल इस पर हावी होगा दूसरे तरीके से, जो कि आपको पता ही है। पीछे से मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन उसे ही देख रही थी। तब गुस्से में वो उसकी तरफ भागा तो मिरर से टकरा गया और मिरर के हो गए कई सारे टुकड़े। जितने भी टुकड़े हुए थे उन सब में से रिफ्लेक्शंस बाहर आ गई और बन गए कई सारे छोटे छोटे इविल ऐश, जो उसे काफी परेशान कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में उन सब ने पूरा केओस मचा दिया और हम सोच भी नहीं सकते कि यह सीक्वेंस कितनी मुश्किल से शूट हुआ होगा। खैर ऐश ने उनमें से एक को मार डाला, एक फोर्क उसमें गड़ाकर। बदले में उन सब ने ऐश को गिरा दिया एक तपते हुए मेटल पर, जिससे ऐश का फेस उसी के ऊपर चिपक गया। फिर ऐश ने खुरचकर अपना मुंह फ्री किया। उनमें से एक को वो कुचल देता, लेकिन उसने एक कील उसके सामने कर दी, जो ऐश के पैर में घुस गई और फिसलने से वो गिरकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को फ्लोर पर बंधा पाया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एक इविल ऐश घुस गया उसके अंदर। जल्दी से फ्री होकर ऐश ने उसे उगलने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना। तो कोई ऑप्शन ना पाकर ऐश खोलता हुआ पानी गटक गया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। पर तभी अचानक उसके शोल्डर में खुजली होने लगी, क्योंकि वहां पर निकल आई थी एक आंख। देखते ही देखते वो बदल गई एक चेहरे में। एक फुल साइज इविल ऐश उसके अंदर से निकल रहा था। उसने ऐश को पूरा नाच नचाया और जल्दी पूरी तरह विकसित होकर वो बाहर निकल आया, और इसे हम बुलाएंगे बैड ऐश, क्योंकि ये बैडएस है। वो ऐश को अच्छी तरह धो रहा था, पर एक ही झटके में ऐश ने शॉटगन उसके फेस पर रखकर उसे उड़ा दिया।
फिर अच्छी तरह बांध कर चेनसॉ से उसके टुकड़े करके उसे वहीं पर दफना कर वो आगे चल दिया। अब ये घोड़ा इसे वापस कैसे मिला, इसके ऊपर एक सीन था जो कि फिल्म में से काट दिया गया। बेसिकली ये खुद ही इसके पास आ गया था। अब जल्दी से वो उस कब्रिस्तान में पहुंच गया, लेकिन वहां पर एक के बजाय रखी थी 3 किताबें। उसने एक बुक खोली तो उसके अंदर था वैक्यूम, जिसने ऐश को भी खींच लिया। पर किसी तरह हिम्मत करके वो बाहर निकल आया, बस उसकी शक्ल थोड़ी खिंच गई थी, लेकिन थोड़ा सर हिलाने पर वो ठीक हो गई। तब उसने दूसरी बुक को ट्राई किया तो बुक ने उसके हाथ पर काट लिया। बड़ी मुश्किल से उसने जान छुड़ाई। अब बची थी आखिरी बुक जो कि ऑब्वियसली असली बुक थी, लेकिन उसे उठाने से पहले बोलना था वो मंत्र जो कि ऐश भूल गया। पहले 2 वर्ड्स उसे याद थे, लेकिन आखिरी में वो कंफ्यूज था। क्या आपको वो मंत्र याद है? याद है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। अब ऐश अपनी स्वाभाविक चालाकी वहां पर भी दिखा रहा था। और असल में इसने मंत्र सही बोला, क्लाटू वेराटा निक्टो, लेकिन खासकर इसने काम खराब कर दिया क्योंकि लास्ट वर्ड सही से बोला नहीं गया। फिर भी बिना कोई परवाह किए उसने बुक उठा ली और तभी धरती और आसमान दोनों फटने लगे। वॉइसमैन समझ गया था कि कुछ तो गलत है। गड़े मुर्दे उखाड़ने के बाद ऐश वहां से भाग रहा था, लेकिन उन्हीं मुर्दों ने उसे जकड़ लिया। वो उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। काफी देर की सर्विस के बाद ऐश बचकर वहां से निकल गया, लेकिन उधर जा गया था बैड ऐश, और इस बार और भी ज्यादा बैड ऐश के किले पर पहुंचते ही जनता में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन जब वॉइसमैन को पता चला कि इसने मंत्र को ढंग से नहीं बोला तो वो काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि वो जानता है कि अब डैड किताब को लेने आएंगे। लेकिन ऐश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डील के मुताबिक उसने अपना काम कर दिया, भले ही गलत, लेकिन कर दिया। अब काम बचा है इनका जो ये पूरा करेंगे। अपनी जुबान से ये नहीं मुकरेंगे, भले ही ऐश की वजह से अब इन सब को मरना पड़ेगा। ऐश ने सबकी उम्मीद पर पानी फेर दिया, पर शीला को अब भी यही लग रहा था कि ऐश उन्हें बचा लेगा, लेकिन ऐश ने उसे भी साफ मना कर दिया। तभी एक उड़ता हुआ डैडाइट आया और शीला को उठाकर ले गया। उसे लेकर वो पहुंचा कब्रिस्तान में, जहां पर बैड ऐश तैयार कर रहा था अपनी कंकालों की फौज, आर्मी ऑफ डार्कनेस। शीला को उसने बना लिया अपनी रानी एक डैडाइट में बदलकर। फिर पूरी सेना चल दी किले की ओर। इधर किले में हड़कंप मचा हुआ था, हर कोई भाग रहा था, और यहाँ पर हम देख पाए सैम रेमी के भाई टेड रेमी को। सैनिक भी सारे डर चुके थे। तब ऐश ने उन सबको समझाया कि भागने के बजाय हम सब मिलकर लड़ेंगे। पहले तो कोई रेडी नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ 60 लोग बचे थे। ऐश कहता है कि हम मदद लेंगे हेनरी से। तब धीरे धीरे सभी मान गए और यहाँ पर हम फिर से टेड रेमी को देख पाए एक अलग कैरेक्टर के रूप में। इतने रोल तो ऐसे कर रहा है जैसे इसके भाई की फिल्मों। अब ऐश ने अपनी कार की डिग्गी खोली तो उसमें पड़ी थी केमिस्ट्री 101 और साथ में फैंगोरिया मैगजीन, जिसने दी इविल डेड के बारे में आर्टिकल छाप कर उसे थोड़ा पॉपुलर किया था। और ये जो सारा सामान आप देख रहे हो ये कोई अलग से नहीं रखा, ये सैम रेमी की कार में पहले से पड़ा था। खैर ऐश ने अपनी कार को थोड़ा मॉडिफाई किया और उस बुक की मदद से बना लिया बारूद, जो इनकी काफी मदद करेगा। इसके अलावा उसने सैनिकों को अपने वाली ट्रेनिंग दे दी जो एकदम टेस्टेड है डैड के खिलाफ। रात तक बैड ऐश की सेना भी वहां पहुंच चुकी थी और वो काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ रहे थे। आगे जो कुछ भी आप देखोगे उसे देखते वक्त ये जरूर सोचना कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, कितने एफर्ट्स इसमें गए होंगे। यहाँ पर हम मुर्दों के सेनापति को भी देख पाए, जिसका रोल किया है बिल मोस्ली ने टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 2 के चॉप टॉप। और इस फिल्म में रोल बिल ने खुद लेटर लिखकर सैम से मांगा था। बैड ऐश के आदेश पर कंकालों ने फुल स्पीड में धावा बोल दिया। तब ऐश ने रेडी करवा लिए डायनामाइट एरोस, लेकिन सैनिकों की जान खुद हलक में आ चुकी थी क्योंकि रस्सी ऑलमोस्ट जल गई थी, पर ऐश ने फायर करने के आदेश नहीं दिए। कंकाल भी एकदम पास आ चुके थे, लेकिन ऐश वेट कर रहा था सही टाइम का। समय आते ही उसने ऑर्डर दिया और बारूद ने उन सब की हड्डी पसली एक कर दी। एक के बाद एक कंकाल उड़ते जा रहे थे, जिससे कुछ ही देर में पूरी सेना हिल गई। पर एक यूनिट दूसरी तरफ से चढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसके लिए भी कैटअपल्स तैयार थे, जिन्हें फायर करते ही वो यूनिट भी तबाह हो गई। और यहाँ पर हम पीओवी शॉट देख पाए बारूद के गोले का। इस सब के बावजूद भी वो दरवाजे तक पहुंच चुके थे। तब सैनिक ऊपर से पत्थर बरसाने लगे, लेकिन इस बार कंकालों ने भी तीर बरसा कर उन्हें मार डाला, जिसके चलते वो सब दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। अब कंकाल ही उन पर भारी पड़ रहे थे। तब काम आई ऐश की ट्रेनिंग, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे, इसलिए ऐश मैदान में ले आया अपनी कार, जिसे उसने बना लिया था एक चलती फिरती किलर मशीन। उसके सामने कोई भी नहीं टिक रहा था। ऐश ने पूरा मैदान साफ कर दिया और इस तरह वो पूरी आर्मी खत्म कर देता, इसलिए बीच में आ गई शीला। उसे बचाने के चक्कर में ऐश की कार का कबाड़ा हो गया और वो ऐश का इलाज भी कर रही थी, इसलिए ऐश ने उसे सीधा कुएं में फेंक दिया। बैड ऐश भी अंदर आ चुका था और अब उन सबको दिख रहा था अपना अंत। लेकिन ये तो बस आरंभ था, क्योंकि हेनरी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गया। उन्होंने एक ही झटके में चारों तरफ तहलका मचा दिया और अब जाकर बात थोड़ी बराबर हुई। अब तो बैड ऐश भी चिंता में आ गया। वो खुद ही बुक लेने चल दिया और उसके पीछे चल दिया ऐश।
कंकालों को पेलते हुए वो उनके राजा तक पहुंचा, लेकिन तभी उसे पीछे से जकड़ लिया शीला ने। वो उसे मारने वाली थी, लेकिन ऐश ने उसे फिर से उठाकर नीचे फेंक दिया। बैड ऐश बुक को उठाने वाला था कि तभी ऐश ने एक भाला उसके आर पार कर दिया, जिससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब यहाँ पर शुरू होती है बॉस फाइट, जिसमें बैड ऐश का पलड़ा भारी था, लेकिन ऐश भी अपनी पूरी जान लगा रहा था, जिसके चलते उसे मौका मिला और उसका फायदा उठाकर उसने बैड ऐश को जलाकर नीचे फेंक दिया। लेकिन कुछ ही देर में वो फिर से ऊपर आ गया और इस बार बिना मास्क के। ऐसा इस कल आपने देखा था इविल डेड 2 के पोस्टर में। वो फिर से भिड़ गया तो ऐश की मशाल नीचे गिर गई, जिससे कैटपुल्ट पर रखी बारूद की रस्सी चलने लगी। ऐश ने पलटवार करके उसका जैकपॉट लगा दिया, जिससे गुस्सा होकर बैड ऐश ने उसे फेंक दिया नीचे। खुद भी वो बुक लेकर नीचे आया और सीधा बैठ गया बारूद की बोरी पर, जिसकी रस्सी जल रही थी। तब ऐश ने अपनी तरह उसका भी हाथ काट दिया और बुक आ गई ऐश के हाथ में। फिर उसने कैटपुल्ट की रस्सी काट दी, जिससे वो भी बोरी के साथ उड़ गया और हवा में ही उसकी राख फैल गई। राजा के मरते ही बचे कुछ कंकाल भाग निकले और शीला भी फिर से नॉर्मल हो गई। किताब में जो लिखा था वो ऐश ने सच कर दिया। इविल को मारकर ये बन गया असली हीरो। यहाँ फाइनली उन्हें शांति मिली, या फिर शायद नहीं, क्योंकि अब हेनरी और आर्थर की सेनाएं आमने सामने थी। पर तभी दोनों लीडर्स आपस में गले लग गए, जिससे सारा कलेश मिट गया और अब शुरू होगा एक नया साम्राज्य। अगले दिन वाइसमैन ने ऐश को एक पोशन बनाकर दे दिया, जिसे पीने के बाद इसे वही 3 वर्ड्स बोलने होंगे, क्लाटू वेराटा निक्टो, तभी ये वापस अपने टाइम में पहुंच पाएगा। शीला को अलविदा कहकर वो चल दिया और इसके बाद हम आ गए प्रेजेंट में, जहां एस्मार्ट के अंदर ऐश ये कहानी सुना रहा है अपने कलीग टेड रेमी को, यानी कि वो पोशन काम कर गया। लेकिन टेड उससे वही सवाल पूछते हैं जो कि हम सब के मन में भी चल रहा है, क्या इस बार इसने वो मंत्र ठीक से बोला, जो कि ऑफकोर्स इसने नहीं बोला। उसकी कहानी से एक लड़की काफी इम्प्रेस थी, लेकिन उसका कुछ बन पाता इससे पहले वहां पर आ गया इविल। उसने एक लेडी को पोजेस कर लिया, तो मजबूरी में ऐश को उठानी पड़ी एक विंचेस्टर राइफल। पूरे स्वैग में गोलियां बरसाकर उसने डेड को खत्म कर दिया और एक बार फिर से वो बन गया सबका हीरो। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो जो एंडिंग आपने देखी वो इसकी असली एंडिंग नहीं थी। ओरिजिनल एंडिंग काफी ज्यादा डार्क थी, इसलिए स्टूडियो ने बदलवा दी थी और वो स्टूडियो था यूनिवर्सल। उसमें ऐश खुद को एक केव में बंद कर लेता, फिर उसे पोशन की 6 बूंदें पीनी थी, जिससे वो 600 साल बाद जागता अपने टाइम में, लेकिन गलती से वो पी लेता 7 बूंद, जिस वजह से वो जागता 700 साल बाद। और जब वो केव से निकलता तो खुद को पाता पोस्ट अपोकलिप्टिक लंदन में, जहाँ पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। ये एंडिंग डिप्रेसिंग बताकर बदलवा दी गई थी, लेकिन इसके आगे भी सैम रेमी के पास प्लान्स थे, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और इसके जो भी डिलीटेड सीन्स हैं उन्हें आप YouTube पर देख सकते हो। फिलहाल ये ट्रायलॉजी हो गई खत्म, ओरिजिनल स्टोरी बस यही थी। अगर इसके आगे का एडवेंचर आपको देखना है तो आप देखो ऐश वर्सेस इविल डेड सीरीज, जिसके 3 सीजन्स हैं और उनसे अच्छा कुछ भी नहीं। उनमें आप ब्रूस को फिर से ऐश के रोल में देखोगे। काफी भारी फैन डिमांड पर वो इस रोल में वापस आए थे, लेकिन अब वो संन्यास ले चुके हैं इस रोल से, क्योंकि अब उनकी बॉडी अलाउ नहीं करती वो सब करने के लिए जो ऐश को करना पड़ता है। तो एज अ फैन वो सीरीज मस्ट वॉच है, उसे आप मिस नहीं कर सकते। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि जब भी आपका मूड खराब हो या कुछ अच्छा ना लगे तो ऐश वर्सेस इविल डेड चला लो। पहले वो नेटफ्लिक्स पर थी पर अब नहीं है, और फिलहाल मैं तो उसे कवर नहीं कर सकता क्योंकि उतने रिसोर्सेस है नहीं। एक मूवी को कवर करने में ही 3-4 दिन लग जाते हैं, तो सीरीज आप खुद ही सोच लो। और आपको एक और बात बता दूं कि अब जब आप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखोगे तो आपका नजरिया एकदम अलग होगा। आपको पता चलेगा कि वो मूवी इविल डेड फैंस के लिए ट्रीट है, तो एक बार ट्राई जरूर करना। बाकी इस मूवी के बाद इसके सीक्वल की बात कई सालों तक चली, लेकिन वो बना नहीं। फिर 2013 में आई थी इविल डेड, जिसका ब्रेकडाउन आप अगली वीडियो में देखोगे, और उसके बारे में भी आपको भर भर के जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो मॉडर्न इविल डेड फैंस हैं वो उसी मूवी से बने थे। कई लोग पूछ रहे थे कि इन मूवीज की स्टार्टिंग में रिकैप दिखाना क्या जरूरी है, तो इविल डेड की मार्केट है फॉरेन मार्केट, जहाँ पर कभी सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से पहले रिलीज हो जाता है, तो कभी थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट से पहले। इसलिए एक रिकैप रखना पड़ता है ताकि किताब के बारे में सब पता चल जाए और ऐश के साथ क्या क्या हो चुका है वो भी। रिकैप हटा दो तो ये तीनों मूवीज आप एक लाइन में देख पाओगे। एक कंटिन्यूड स्टोरी है। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $11 मिलियन, जिस पे यकीन कर पाना मुश्किल है, और इसने कमाए थे $21.5 मिलियन। आधा पैसा लगाया था पिछले पार्ट के प्रोड्यूसर डिनो ने और आधा लगाया था यूनिवर्सल ने, लेकिन यूनिवर्सल ने पूरी मूवी पर कब्जा जमा लिया। डिनो ने सैम को पूरी आजादी दी थी कि जैसे वो चाहे वैसी फिल्म बनाए, लेकिन जब फिल्म बन गई तो यूनिवर्सल उससे खुश नहीं था। सबसे पहले एंडिंग चेंज करवाई गई, जिसपे सैम ने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि वो तो खुश थे कि अब 2 एंडिंग्स है, जबकि ओरिजिनल एंडिंग के बाद उनके पास सीक्वल का आइडिया भी
मौजूद था, पर यूनिवर्सल इतने से नहीं माना। 2 महीने बाद कई सारे रीशूट्स करवाए गए, जिनकी वजह से फिल्म के सारे सीरियस टोन वाले सीन्स काट दिए गए, इंक्लूडिंग इसकी ओपनिंग, और एक सीन था विंडमिल पर जो क्लासिक इविल डेड वाला फील देता। लेकिन सारे सीन्स काटने पड़े और मूवी बन गई एक प्रॉपर फैंटेसी कॉमेडी, जैसे कि यूनिवर्सल को चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद भी यूनिवर्सल ने तैयार पड़ी फिल्म को लटका दिया, क्योंकि उनका डिनो के साथ विवाद चल रहा था हैनिबल लेक्टर के राइट्स को लेकर, जो बाद में सुलझ भी गया। लेकिन फिर भी इस फिल्म को डिले कर दिया गया पूरे 1 साल। ब्रूस ने बोला था कि मैंने अपनी लाइफ का 1 साल बर्बाद किया सिर्फ इस फिल्म के रिलीज होने की वेट में, क्योंकि जाहिर है कि सबके लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके बाद यूनिवर्सल चाहता था कि सैम रेमी मूवी को और ज्यादा कट करे ताकि इसे PG-13 रेटिंग मिल जाए, यानी कि सारी किल्स और गोर खत्म। एक बच्चों के देखने लायक मूवी यूनिवर्सल चाहता था। तब सैम ने कई सारे कट्स लगा दिए, जिससे फिल्म को R रेटिंग मिल गई, यानी कि अडल्ट्स ओनली। और इससे ज्यादा कट्स लगाने के लिए सैम तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका विजन पहले ही खत्म हो चुका था। अब नीचे गिराएं तो कितना गिराएं। तब यूनिवर्सल ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हिला दिया। उसने बाहर से कट्स लगवा कर फिल्म के 2 वर्जन तैयार किए। एक था 1 घंटे 21 मिनट का और दूसरा 1 घंटे 27 मिनट का, जो कि थिएटर्स में रिलीज किया गया, लेकिन उसे भी R रेटिंग ही मिली थी। चालाकी दिखाकर यूनिवर्सल को कुछ भी नहीं मिला। पर स्टूडियो की इस चाल से ब्रूस और सैम दोनों ही निराश थे। यही वजह है कि इस मूवी के कई सारे वर्जन्स हैं, मेनली 4। एक जो अमेरिकन थिएटर्स में लगा था, एक जो अमेरिकन टीवी पर आया था, एक यूरोपियन और एक डायरेक्टर्स कट। जिस वर्जन में सबसे ज्यादा सीन्स हैं वो है अमेरिकन टीवी वर्जन, जो कि 1.5 घंटे का है। सैम रेमी इसका नाम रखना चाहते थे द मिडिवल डेड, जो कि बहुत ज्यादा कूल था, क्योंकि मूवी बेस्ड है मिडिवल टाइम में। पर यूनिवर्सल ने ये भी रिफ्यूज कर दिया। तब इसका नाम रखा गया इविल डेड 3 आर्मी ऑफ डार्कनेस। ये नाम दिया था इरविन शपीरो ने, और ये मूवी उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि इसकी शूटिंग स्टार्ट होने से 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। मगर यूनिवर्सल ने ये भी होने नहीं दिया। इविल डेड 3 काट कर यूनिवर्सल ने इसका नाम रख दिया आर्मी ऑफ डार्कनेस, जो कि एक अच्छा फैसला तो कहीं से भी नहीं लगता। जापान में ये रिलीज हुई थी कैप्टन सुपरमार्केट के नाम से। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ऐश अपनी एक आंख खो देता। ओरिजिनली सिर्फ आधी मूवी प्राचीन काल में बेस्ड होती, बाकी आधी होती पहले 2 पार्ट्स का एक बड़ा सा रिकैप, जिसमें ऐश की और भी ज्यादा बैक स्टोरी दिखाई जाती। ये इसलिए क्योंकि बजट उतना नहीं था। फिर यूनिवर्सल ने इसमें पैसा लगाया और बोला कि पूरी मूवी को प्राचीन काल में रखो, कैबिन वैबिन सब निकाल दो। इससे ब्रूस और सैम काफी खुश हुए थे, क्योंकि ब्रूस की तो ये पहली स्टूडियो फिल्म थी, लेकिन बाद में जो एक्सपीरियंस हुआ उससे ये आखिरी भी बन गई। कई सालों तक इसका सीक्वल नहीं बन पाया, तो 2013 में आ गई इविल डेड, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी, तो आई ऐश वर्सेस इविल डेड सीरीज। अब इसके आगे का जो प्लान था उसे सुनकर आप चौंक जाओगे। इसके बाद इविल डेड 2 आती और साथ में आती आर्मी ऑफ डार्कनेस 2। फिर एक और मूवी आती जिनमें ये दोनों टाइमलाइंस आपस में मिल जाती, यानी कि एक क्रॉसओवर होता। लेकिन ना तो इविल डेड 2 आई और ना ही आर्मी ऑफ डार्कनेस 2। 3 सीजन्स के बाद टीवी सीरीज भी कैंसिल हो गई। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि 2013 वाली इविल डेड कोई रीमेक नहीं है। इसकी कैनन एंडिंग वही है जो आपने देखी, क्योंकि टीवी सीरीज उसी के बाद बेस्ड है। लेकिन जो असली एंडिंग थी उसके बाद इसका सीक्वल आता, जिसमें ऐश उस खत्म हो चुकी दुनिया में डेडाइट से लड़ता, वो भी रोबोट्स का लीडर बनके। और आपने सुना ही होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है। जब ये फ्रेंचाइज दोबारा शुरू हुई ऐश वर्सेस इविल डेड के साथ, तो उसका तीसरा सीजन भी ऐसे ही एंड हुआ था। ऐश पोस्ट अपोकलिप्टिक फ्यूचर में जागा था, लेकिन उसके आगे क्या हुआ वो हम फिर से नहीं देख पाए, क्योंकि 4th सीजन कभी आया नहीं। ये बात याद रखना, क्योंकि इसका रेलेवेंस मैं आपको आगे भी दूंगा इस सीरीज में। इसकी शूटिंग इतनी ज्यादा रफ थी कि एम्बर डेविड्स का बुरा हाल हो गया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का सोच लिया था, और सेम साल में वो नजर आई थी शिंडलर्स लिस्ट में लियाम नीसन के साथ, जो कि इससे पहले काम कर चुके थे सैम रेमी की डार्कमैन में। एक फाइट सीन के दौरान ब्रूस के फेस पर चोट लग गई थी, तो उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहां का डॉक्टर भी उन्हें देखकर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ब्रूस के फेस पर पहले से कई सारे फेक कट्स लगे थे। डॉक्टर को पूछना पड़ा कि इनमें से असली कट कौन सा है, और यही तो फैंस ने पूछा था यूनिवर्सल से। जब ऐश और उसकी कार आसमान से गिरते हैं, उस सीन को 2 बार शूट करना पड़ा था। पहली बार में जो क्रेन कार को गिरा रही थी वो खुद ही पलट गई थी। फिर एक बड़ी क्रेन को मंगवाया गया उस क्रेन को उठाने के लिए, और फिर उसी ने कार को फेंका। लेकिन शॉट उतना अच्छा नहीं था, इसलिए सेकंड पार्ट वाली फुटेज यूज की गई। एस्मार्ट एक असली ग्रोसरी स्टोर चेन है मैक्सिको में। जब ऐश के अंदर से बैड ऐश बाहर आता है, वो पूरा सीन होमाज था मास्टर को। कुएं के बाहर और अंदर वाले सीन दोनों अलग अलग जगहों पर शूट हुए थे, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थी, और जो स्पाइक्स वाली दीवार थी वो बनी थी फोम की। आखिरी फाइट सीन की शूटिंग के दौरान मार्कस गिलबर्ट फूड पॉइजनिंग से बीमार थे,
डेडर्स के सेनापति यानी कि बिल मोजली और पोजेस्ड मेड यानी कि पैट्रिशिया टेलमैन दोनों एक साथ नजर आए थे टॉम सवीनी की नाइट ऑफ द लिविंग डेड में। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए और अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस फिल्म और ट्रायलॉजी को लेकर। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में आपको इन तीनों मूवीज को रैंक करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पसंद के हिसाब से आप कौन सी मूवी कहां पर रखोगे। अगली वीडियो में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर होगी जो कि आज तक भी मैक्सिमम लोग नहीं जानते, तो कहीं आप उसे मिस ना कर दो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपकी खातिरदारी कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए सबको बाय।